वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईएम वेव्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से। सो इसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन है, सो लेट्स बिगिन 15 और 20 क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद दीज क्वेश्चन। सो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन ये रहा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप पॉज लेके खुद सॉल्व करो एंड यू कैन चेक योर टाइमिंग, ठीक है, उसके हिसाब से। सो नाउ हियर क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव्स इन द वैक्यूम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज क्लियरली रिटन आई कैप मीन्स ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। वे जो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जेड इज पोजिशन दे रखा है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, इसलिए सेकंड में यहाँ पे आपको यूनिट दे रखी है। आपको क्या निकालना है, के निकालना है, ठीक है। इसके हिसाब से ना व्हाट इज गोइंग टू बी देयर माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे के एक्स लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जेड लिखा है बिकॉज वो पोजिशन शो कर रहा है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मतलब बेसिकली आपको दे रखी है। ओमेगा इज गिवन टू यू एज 6 × 10⁸, ठीक है। और बाकी अगर आपको एम्पलीट्यूड भी निकालना होता है तो एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 40, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट कैन बी 40, ठीक है। तो उसके हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यू नो सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन की हमारा रिलेशन आता है, ठीक है। नाउ सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ओमेगा की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, ये मिल रहा है ना, ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर ओमेगा। सो आपने अगर कि आपको निकालना है, सो ओमेगा अपॉन सी लिख दिया। सो ओमेगा की वैल्यू है 6 × 10⁸ एंड जो सी है स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, दैट इज 3 × 10⁸। तो जब आपने उसे कैलकुलेट किया यू गॉट योर आंसर एज 2 मीटर इनवर्स। दिस इज योर आंसर एंड ये ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन सी में है। सो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आपको डिरेक्शन निकालनी है जिसमें ईएम वेव से करती है प्रोपोगेट करती है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली इसमें क्या होता है, ई क्रॉस बी होता है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इवेंचुअली अगर हम बात करें ईएम वेव्स के तो हम क्या बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, साथ ही में जो डायरेक्शन होती है, फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन जिसमें वेव्स ट्रैवल करती हैं, वो क्या होती है, तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के लिए क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है। बिकॉज आगे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट ओवर हियर एंड आपको यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट आगे वाले में आप इसे मतलब आंसर्स को करेक्टली आंसर करोगे। बेसिक चीज़ें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगी, बट स्टिल सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट हियर इज अनदर क्वेश्चन गिवन टू यू। यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दे रखा है ना फॉर्मूला। सो नाउ यू नो के एक्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। ओमेगा टी की अगर हम बात करें, ओमेगा टी ना, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे अभी क्लियरली आपको दे रखी है 10⁻⁷, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम वेव एम्पलीट्यूड की बात करें, दैट इज गिवन टू यू एज 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड विच वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो वेव एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, वी ऑलरेडी नो 10 है, यहाँ पे थर्ड वाले में लिख रखा है 10, तो ये हो गया करेक्ट। ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें, 3 ऑप्शन हमारे 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप नहीं कर सकते, यू नीड टू फाइंड अदर वैल्यूज एज वेल इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये तो एम्पलीट्यूड वाला तो क्लियरली वैसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अप्लाई कर रखा था, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एज वेल। सी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, की यहाँ से वैल्यू निकाले तो 1/30 आ गई है, ठीक है। इसका के इज इक्वल्स रिलेशन होता है 2π/λ होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, लैम्डा डिनोट्स वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो 1/30 यहाँ पे वैल्यू आई, आप देख सकते हो टॉप में लिख रखी है। तो के इज इक्वल्स टू ये आया ना, तो बेसिकली के इसके बराबर भी तो है ना, सो वी टुक एज 2π/λ इज इक्वल टू 1/30। इवेंचुअली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर तो हमारी वैल्यू ये आ गई, दैट इज 188.4, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू दिस वन। तो बेसिकली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसके इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कौन सा रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर नहीं होता तो आप वेव नंबर कैलकुलेट करते, ठीक है। मान लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू कुछ और आती, 200, 300, एनी अदर वैल्यू, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप वेव नंबर निकालते, ठीक है। तो वेव नंबर कैसे निकालते हैं, वेव नंबर इज नोटेड बाय दिस टर्म एंड 1/λ, तो 1/ whatever वैल्यू है गेटिंग उसको आप सॉल्व कर देते तो आपको वेव नंबर की वैल्यू आ जाती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई एम श्योर यहाँ पे मेरी इमेज आ रही होगी जहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं दिख रही होगी, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट दोज ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 200 और 100 दे रखी है इन ऑप्शंस में, सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगेन एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2.5 दे रखी है, यू कैन क्लियरली सी। यहाँ पे अगर हम बात करें ओमेगा टी हो जाता है ना, तो बेसिकली ओमेगा इज गिवन टू यू एज 2π × 10⁻⁶, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ठीक है, बट आप ये क्वेश्चन अगर कर सकते हो बेसिकली, बिकॉज मैं यहाँ पे हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ईएम वेव्स वाला जो चैप्टर है ना वो बहुत ईजी है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग इज थियोरेटिकल। इसमें आपको यूजेस वगैरह के बारे में बता रहे हैं, जो भी हमारे गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स वगैरह होती हैं, ये डेवलप कैसे होती हैं। उसके अलावा मतलब जो भी बेसिकली सब क्या है, थियोरेटिकल है, सो यू जस्ट नीड टू लर्न दैट। दो टीचर्स हम या फिर इवन मैं भी आपको अगर एक पीपीटी की साइड में वो ऐड करके देती हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अल्टीमेटली आप टू लर्न दैट ना, कि वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है एंड ऑल दैट। दो मैं थियोरेटिकल फॉर्म में उसको बता सकती हूँ एंड लोगों को याद हो जाएगा, बट दैट इज समथिंग यू नीड टू नो।
एंड अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है थियोरेटिकल क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको जो वैल्यू है वो कैसे दे रखी है। बेसिक से 2-3 फॉर्मूले आपने देख रखे होंगे, मैंने रिपीट कर रखे हैं, वही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एंड वही बेसिक फॉर्मूले में हर जो यूज़ करने वाली हूँ। दो आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन इसमें से नीट एग्जामिनेशन में भी आए हैं, ठीक है। सो वो सब बेसिक सब मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड बना के दे रखा है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे क्या आता है, के एक्स हो जाता है ना। तो के की अगर मैं बात करूँ तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई इंटू 10⁻⁻²। सो ये तो क्या हो गया, हमारी बेसिकली वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ देयर आर 4 ऑप्शन दैट आर गिवन टू अस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो बेसिक से हम फॉर्मूला रख देंगे जो हमने पहले पढ़ रखे थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे रखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना अभी पहले वाले उसमें, k इज इक्वल्स टू 2π/λ। सो बेसिकली इफ यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π/k हो जाएगा। 2π आपने k निकाला तो यहाँ पे 200 मीटर्स आ गया, ठीक है। तो अब लैम्डा के अलावा हमें और कुछ भी निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू जाए। 2π न्यू मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड हो गई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा/2π हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2π × 10⁶ ले ली अपॉन 2π। तो जब हमने सॉल्व किया 10⁶ हर्ट्ज आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो इसको आप ऑप्शन में चेक करोगे। अब 10⁶ हर्ट्ज किस में दे रखा है, 2 ए और सी में दे रखा है, बट लैम्डा की वैल्यू 200 आई रखी है हमारी। 200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अब बेसिकली क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा था रीड करने में टू अंडरस्टैंड, बट जब हमने सॉल्व किया बेसिक्स का आंसर आ गया ना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ऐसा कुछ डिफिकल्ट चैप्टर में है नहीं, बेसिक सी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है तो के की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई। ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, के पता है तो लैम्डा निकल सकता है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कोरिलेट इट, ठीक है। Now here is the theoretical question. अब आपको यहाँ पे 4 statements given है and you have to identify the false one. Okay, so I'm reading each one of the statement one by one. तो पहला statement का read करती हूँ. The energy in electromagnetic waves is divided equally between electric and magnetic vectors. ठीक है, सही है। दोनों ही इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है equally divided रहती है। Next, if we talk about both electric and magnetic field lines are parallel to each other. अभी मैंने पहले ही बता रखा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो, तीनों ही क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। सो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्लियरली बोला कि पैरेलल है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यू कैन से जस्ट थोड़ा आंसर 2 हो जाएगा। पेंटा जस्ट डिडंट वर्क फॉर अ व्हाइल एंड देन ऐसा टाइप हो गया, फाइन। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब EM वेव्स जो है यहाँ पे इन फ्री स्पेस आपको दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर जो होता है ना दैट इज RMS। तो ये RMS वैल्यू दे रखी है आपको। एक रिलेशन होता है इफ यू नो, E इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। यहाँ पे जो C होता है स्पीड ऑफ लाइट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम RMS लेंगे ना वैल्यू तो B भी RMS हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसमें BRMS निकाल दोगे। सॉल्व करके बता रही हूँ अभी। आपको पीक निकालनी है। पीक मतलब होता है B0 से छोड़ करते हैं पीक को, ठीक है। तो नेक्स्ट साइड में मैंने पूरा सोल्यूशन ऐड कर रखा है। अभी मैंने आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट BRMS। BRMS अगर आपको पता है तो B0 इजीली निकल जाता है। ये AC में जो फॉर्मूले होते हैं ना उसी के बेसिक फॉर्मूले, नॉट इवन द होल डेरिवेशन और ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए आपको उसके बारे में। एज आई टोल्ड यू ये वाला डेरिवेशन यहाँ से आया है करके। तो BRMS इक्वल टू क्या हो गया, ERMS अपॉन C हो गया। E की वैल्यू पता थी तो सब्स्टिट्यूट करी तो 2 × 10⁻⁻8 आ गई। तो जो BRMS और जो ये RMS और बेसिकली पीक वैल्यू का रिलेशन होता है ये रहता है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। B0 हमें निकालना था तो B0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2 से हमने BRMS की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज हाउ वी गॉट एन आंसर, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन किसमें है, C में है। सो आंसर C करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो आपका बेसिक सा फॉर्मूला जो मैं अपने सबसे पहले लिख रखा है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये वाला AC का था। और जो पहला वाला फॉर्मूला है ना ये उससे भी हम निकाल सकते हो, वेलोसिटी सेलेक्टर वाले से, ठीक है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रखा है चैप्टर 4 में। मैं यहाँ पे हल्का सा डिराइव कर दे रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि सब स्टूडेंट्स को हर एक फॉर्मूला रटना पड़े, ओके। सो वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर ले लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, QE होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो QVB हो जाती है। तो Q कट जाता है तो E इज इक्वल टू क्या आ जाता है, VB आ जाता है ना। तो जब यहाँ पे हम लेते हैं ना EM वेव्स लेते हैं तो वहाँ पे इस V को हम रिप्लेस कर देते हैं C से। सो दैट इज हाउ वी गेट आवर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या निकालना है,
7th वाला है, यहाँ पे आपको निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका हो वी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वी क्या दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। सो आपको बेसिक से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है एंड दैट यू गेट योर आंसर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इलेक्ट्रॉन ना, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/q_v, ठीक है। सो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। देन 2 तो एक नंबर था। देन मास, हमने इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिस इज 1, ओके ना। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31, वो शायद 37 जैसा लग रहा है, बट ऑब्वियसली आपको पता होगी वैल्यू, बट स्टिल ठीक है। क्यू जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वी की वैल्यू हमें ऑलरेडी 100 दे रखी है। अभी बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। नाउ एक वर्क यू कैन डू, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रहे हैं, नंबर वाला जो पार्ट है उसको एक साइड सॉल्व करो, एंड 10 वाला जो पार्ट आ रहा है उसको एक साइड सॉल्व करो, सो दैट विल मेक योर कैलकुलेशन ईजी, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हेन यू सॉल्व इट तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर 8th क्वेश्चन की बात करें, हमें EM वेव्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में अगर हम देखा हो डायग्राम तो ऐसे ऐसे करके देख रखा होगा। तो ये क्या होती है, साइन्यूसोडियल होती है, साइन वेव जो फंक्शन होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी, अगर हम EM वेव्स की निकालनी है, पहला मतलब इसमें क्या करना है, ओके मतलब हमें बेसिकली निकालनी है एनर्जी डेंसिटी EM वेव्स की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं EM रेडिएशन की वजह से। दूसरा आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सिंपली बी लिख दो। तो इसका रेशियो आपको निकालना है, बेसिकली आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड वाली हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है 1/2, देन ε0 E का स्क्वायर होता है। बट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर लेते हैं तो ε0 E स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये जो रेशियो है ऐसे निकालना है, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब इस वाले में अगर देखो ये टर्म्स तो पूरे कट गए, तो हमारा आंसर क्या है 1/1/2। तो ये इवेंचुअली क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 1/2 हो गया ना। ये बायो स्टूडेंट से थोड़ा स्पेसिफाई कर दे दूँ तो क्या हो जाएगा 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में अगर हम पेशेंस लेवल हमें नहीं है या फिर हम थोड़ा पैनिक करें तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसे भी आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि कितने बार क्या होता है व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस तो सेम मिस्टेक आप करते हो, एक या दो बार में रिपीट करते हो, तो उसका आंसर आप 1:2 भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो वही आपको करना है अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो रही है या फिर इवन आपको पता है बट देयर इज समथिंग कि आपको लग रहा है नहीं ऐसे तो हो सकता है, नहीं हो सकता, यू कैन जस्ट कन्फर्म इट, ठीक है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस साइकिल से शो करें, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now here is theory for that. The phase difference between the sent and reflected signals can be used to measure the distance between 2-point scans in a total station, or you can say the fraction of cycles can be used to indicate the phase difference, which offers the best output for simple calculation and understanding. Okay. So next 11th question, now this is important. So which of the following ways mentioned is responsible for telecommunication? So telecommunication के लिए कौन सी responsible होती है? That is microwave. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ व्हेन देयर इज अ चार्ज डैश एंड EM वेव्स कुड बी क्रिएटेड, ठीक है। तो EM चार्ज क्या होना चाहिए हमारा कि वो क्रिएट कर पाए। तो पहला पार्ट बोल रहा है कि मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, मूव करना चाहिए, फॉल करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, सॉरी फॉल करना चाहिए। नेक्स्ट वाला बोले कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ए एंड बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से ए बी सही है हमारे, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। दो अगर आपका सी भी इसमें करेक्ट आ रहा है ना, बट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। बिकॉज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो स्टैटिक चार्ज होता है ना, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट आता है अगर चार्ज रेस्ट में भी हो, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो चार्ज क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ हियर इज द fact that electromagnetic waves are transverse in nature is demonstrated by polarization. So option A is correct. So you can say that polarization shows that the electromagnetic waves are transverse in nature. The waves aspect of light or EM waves is explained through the interference and diffraction. दो पैटर्न आते हैं इसमें, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वाले में क्या होता है कि डार्क पैटर्न ज़्यादा होते हैं, इंटरफेरेंस वाले में लाइट वाले पैटर्न ज़्यादा होते हैं, ठीक है। Polarization क्या होता है, it is a very good phenomenon in which we can use the vibration of waves and it is restricted to certain direction perpendicular to the propagation of waves. As a result, the transverse characters of EM waves is explained. I hope this is clear. Next is,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर मतलब होता है कि वो कितनी जल्दी पेनिट्रेट कर दे किसी ऑब्जेक्ट से, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के आर पार कितनी ज़्यादा जा रही है. सो दैट इज गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा करता है. सो ऑप्शन 3 और यू कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और पेनिट्रेशन जो ये इसकी स्ट्रेंथ है, यू कैन ऑल्सो कोरिलेटेड विद हाई फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके बेसिस में भी आप ऐसे करके याद कर सकते हो. ठीक है. So the quantity of energy absorbed during the radiation penetration is determined by the type of radiation or particles used as well as the type of absorbing medium. ठीक है. So since high energy electromagnetic radiation or high energy photon are gamma rays and X rays. So जो gamma rays होते हैं they can travel through metals of जो कुछ सेंटीमीटर थिक होगी उससे भी जा सकता है, एंड स्टिल दूसरी साइड में क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. मतलब क्या हो रही है, जा पा रही है एक दूसरे उसके आर पार. ठीक है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सरे, जैसे कि नॉर्मली हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स का, कुछ फ्रैक्चर हो रखा है, फिर हेयर लाइक कुछ भी डिसलोकेशन है. ठीक है. बेसिकली रिलेटेड टू योर बोन्स मेनली. तो आप एक्सरे करवाते हो ना, तो फिर जब आप एक्सरे के लिए वहाँ पे स्टैंड करते हो, तो दैट इज़ नॉट फॉर कुछ मिनट्स के लिए भी आप नहीं रहते हो. ठीक है. तो एक हल्की सी एक लाइट जलती है वहाँ पे, एंड देन जो भी पिक्चर लेनी होती है उन्हें रिलेटेड टू योर इनर पार्ट्स वो हो जाता है. तो अगर एक्सरे को भी ज़्यादा टाइम तक अगर हम रखेंगे, दैट इज़ नॉट समथिंग बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी. ठीक है. Now here you have to find the decreasing order of wavelength of electromagnetic wave. Sorry, यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है आपको इंफ्रारेड की, माइक्रोवेव की एंड अल्ट्रावायलेट की, साथ ही में गामा रेस की. ठीक है. और यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है आपको. सो बेसिकली नाउ यू कैन रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और यू कैन लर्न इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज अप टू यू. बट जो मैंने याद किया है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. रीजन भी एज आई टोल्ड यू पेनिट्रेशन पावर से ज़्यादा है ना उसकी. सो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गामा की होती है, सबसे ज़्यादा गामा रेडिएशन जिसकी होती है. ठीक है. और सबसे लास्ट में किसके आते हैं, रेडियो वेव्स की. ठीक है. बीच में उसके साथ बाद बहुत सारे आते हैं. सो नाउ आई नो फॉर श्योर दैट गामा रेडिएशन ज़्यादा होगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे ज़्यादा पहले आना चाहिए ना. बट आई टोल्ड यू कि फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्या लास्ट में आएगा. लास्ट में आएगा दैट मीन्स वो तो आइदर या तो ये थर्ड वाला होना है या फिर फोर्थ वाला होना है. नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वाला, तो उसके में क्या आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है बिकॉज इंफ्रारेड जो माइक्रोवेव होती है वो सबसे कम होता है इसके कंपेरेटिवली, और ओवरऑल सीरीज की अगर बात करो तो रेडियो वेव में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है. सो उसका ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस. सो 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं एंड आई थिंक ये टफ भी रहे होंगे बिकॉज मैंने इसमें थ्योरी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर अप किए हैं. थ्योरी भी कवर की है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कवर किया बिकॉज इफ यू आर एबल टू डू न्यूमेरिकल ऑफ दीज क्वेश्चन तो थ्योरी तो काफ़ी ईजी है इसकी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.